उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। इस बात को समझने और वर्णन करने में कि अवध तथा बंगाल के नवाब जागीरदारी व्यवस्था से मुंह क्यों मोड़ना चाहते थे। अवध, बंगाल तथा हैदराबाद के नए प्रांतों से जुड़ी समानताओं को समझकर उनकी तुलना कर पाने में। आसफ जाह द्वारा अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए अपनाई गई विभिन्न नीतियों को समझकर उन्हें सूचीबद्ध कर पाने में। इस बात का वर्णन कर पाने में कि सिखों को 18वीं शताब्दी में किस प्रकार संगठित किया गया। इस बात का वर्णन कर पाने में कि राजपूत, जाट, सिख या मराठा समूहों ने किस प्रकार सत्ता प्राप्त की। दक्षिण की सीमाओं के पार भी मराठों के विकास तथा प्रसार को समझ पाने में। ये समझ पाने में कि किस प्रकार 18वीं शताब्दी में व्यापारी तथा साहूकार प्रभावशाली बन गए। 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। परिचय। विविध स्वतंत्र राज्यों के उदय के कारण 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मुगल साम्राज्य की सीमाओं में बड़े बदलाव देखने को मिले। 1765 तक उदयीमान ब्रितानी ताकत ने पूर्वी भारत में बड़े भाग पर कब्जा कर लिया था। 18वीं शताब्दी में राजनीतिक दशा में आकस्मिक तथा नाटकीय बदलाव आए। बहुत से नए राजनीतिक समूहों ने 1707 में औरंगजेब की मृत्यु से लेकर 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई तक अपने पांव जमा लिए थे। परवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति सफलता के चरम पर पहुंचने के बाद 17वीं शताब्दी का अंत आते आते मुगल साम्राज्य अवसान की ओर बढ़ चला था। दक्षिण में औरंगजेब द्वारा लगातार लड़ी गई लड़ाइयों ने उसके साम्राज्य के सैन्य तथा आर्थिक संसाधनों का क्षय कर दिया था। परवर्ती मुगल बादशाह धीरे धीरे अपने ताकतवर मनसबदारों, सूबेदारों तथा सैन्य प्रशासन पर पकड़ खोते चले गए। औरंगजेब के पश्चात मुगल बादशाहों के वंशज अपनी राजनीतिक तथा आर्थिक सत्ता या पकड़ को संगठित कर पाने के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं जुटा पाए। इस प्रकार ब्रितानी मुगल साम्राज्य के बड़े हिस्से में राजनीतिक, आर्थिक तथा सैन्य स्तर पर मजबूत हो गए। मुगलों का पतन। प्रचुर उपज और खाली खजाना। साम्राज्य के वित्तीय दिवालियापन से कानून व्यवस्था और प्रशासन पूरी तरह से चरमरा गया। अच्छी फसल होने के बावजूद सूबेदारों और उनके गुमाश्तों को बार बार किसानों के विद्रोह के चलते कम राजस्व मिलता था। नादिर शाह का हमला। ये आर्थिक और राजनीतिक संकट तब और गहरा हो गया जब 1739 में ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली शहर को लूटा और तबाह कर दिया। नादिर शाह और उसकी सेना द्वारा ले जाई गई धन संपत्ति 50 करोड़ रुपए के बराबर थी, जिसमें बेशकीमती अमूल्य गहने और प्रसिद्ध मयूर सिंहासन शामिल था। 1748 और 1761 के बीच अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने उत्तर भारत पर हमलों और लूट का तांता लगा दिया। समकालीन प्रेक्षकों के वर्णन के अनुसार नादिर शाह ने निर्दयतापूर्वक नए शहर शाहजहांबाद को मलबे का ढेर बना दिया और शहर के पुराने मोहल्लों को तबाह कर डाला।
दो बड़े अभिजात गुटों, ईरानियों और तुरानियों, तुर्क मूल के बीच शत्रुता और संघर्ष ने साम्राज्य की नींव को ही हिलाकर रख दिया। परवर्ती मुगल बादशाह इन दोनों शक्तिशाली समूहों के सामने शक्तिहीन थे। सबसे बदतर, अपमानजनक स्थिति तब पैदा हुई जब दो मुगल बादशाहों फर्रुखसियर 1713, 1719 और आलमगीर द्वितीय 1754, 1759 की उनके अभिजातों ने हत्या कर दी और अहमद शाह 1748, 1754 और शाह आलम द्वितीय 1759, 1816 को अंधा कर दिया। नए राज्यों का उदय। 18वीं सदी में मुगल बादशाहों की सत्ता का पतन होने के साथ साथ मुगल साम्राज्य विभिन्न स्वायत्त क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। मुख्य रूप से तीन परस्पर व्यापी समूह थे। पहली श्रेणी में अवध, बंगाल और हैदराबाद जैसे पुराने मुगल प्रांत आते थे, जिन्होंने स्वतंत्र हो जाने और शक्तिशाली होने के बावजूद मुगल बादशाहों से संबंध नहीं तोड़ा था। दूसरी श्रेणी में मुगलों के अधीन वतन जागीरों के रूप में काफी हद तक स्वतंत्रता भोगने वाले राज्य थे, जिनमें राजपूत रियासतें भी शामिल थीं। तीसरी श्रेणी में मराठों, सिखों तथा जाटों के राज्य थे। ये विभिन्न आकार के थे और इन्होंने कड़े और लंबे सशस्त्र संघर्ष के बाद मुगलों से स्वतंत्रता हासिल की थी। पुराने मुगल प्रांत एक। अवध, बंगाल और हैदराबाद 18वीं शताब्दी में प्रमुख क्षेत्रीय शक्तियों के रूप में उभरने वाले और मुगलों से स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले तीन पुराने मुगल प्रांत थे। ये तीनों ही राज्य सादत खान अवध, मुर्शिद कुली खान बंगाल और आसफ जाह हैदराबाद जैसे उच्च मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे, जो सूबेदार भी थे। सभी तीनों ही मुगल बादशाहों के बहुत अधिक भरोसेमंद मनसबदार थे। आसफ जाह और मुर्शिद कुली खान को 7,000 जात का दर्जा मिला हुआ था, जबकि सादत खान की जात का दर्जा 6,000 था। हैदराबाद। निजामुल मुल्क आसफ जाह की मुगल बादशाह फर्रुखसियर के दरबार में बहुत शक्तिशाली स्थिति थी। उसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की और 1724 से 1748 तक उस पर शासन किया। उसे सर्वप्रथम अवध की सूबेदारी सौंपी गई थी और बाद में उसे सूबेदार के रूप में दक्कन का स्वतंत्र कार्यभार दे दिया गया था। उसने मुगल दरबार में चल रहे उपद्रव और प्रतिस्पर्धा का फायदा उठाकर सुनियोजित तरीके से सत्ता हथिया ली तथा उस क्षेत्र का वास्तविक शासक बन गया। आसफ जाह ने उत्तर से कुशल सैनिकों और अधिकारियों को अपनी प्रशासनिक सेवाओं में शामिल किया, जो दक्षिण में नए अवसर पाकर प्रसन्न थे। उन्होंने मनसबदार नियुक्त किए और जागीर दिए। उन्होंने मुगल सम्राट की सेवा की, लेकिन दिल्ली से किसी भी दिशा या हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से काम किया। पुराने मुगल प्रांत 2। मुगल बादशाह तो केवल निजामुल मुल्क आसफ जाह द्वारा लिए गए निर्णयों की पुष्टि कर दिया करते थे। हैदराबाद राज्य का पश्चिम की ओर मराठों के विरुद्ध निरंतर सशस्त्र संघर्ष चलता रहता था और पठारी क्षेत्र के तेलुगु सेना नायकों के साथ भी
हैदराबाद युद्ध करने में सदा संलग्न रहता था। पूर्व दिशा में अंग्रेजों का प्रभुत्व बढ़ रहा था। उन्होंने कोरोमंडल तट के समृद्ध वस्त्र उत्पादक क्षेत्रों पर नियंत्रण पाने की निजामुल मुल्क आसफ जाह की महत्वाकांक्षाओं को विफल कर दिया। निजाम की सेना 1790 में निजाम के सैनिकों के विवरण के अनुसार निजाम के पास 400 हाथियों की सवारी थी, जिसके साथ हजारों निजी घुड़सवार थे, जिन्हें सांकेतिक वेतन के रूप में 100 रुपए से अधिक मिलते थे। वे अत्यंत कुशल और अति सुंदर सजे हुए घुड़सवार थे। निजाम की सेना अवध। अवध के संस्थापक बुरहानुल मुल्क सआदत खान को 1722 में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया। अवध मुगल साम्राज्य टूटकर अलग होने वाले सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में से एक था। अवध एक समृद्धशाली प्रदेश था। गंगा का समृद्ध मैदानी इलाका इसके नियंत्रण में था और ये उत्तरी भारत तथा बंगाल के बीच व्यापार के मुख्य मार्ग पर स्थित था। बुरहानुल मुल्क के हाथ में सूबेदारी यानी राजनीतिक, दीवानी यानी वित्तीय और फौजदारी यानी सैन्य पद थे। बुरहानुल मुल्क ने अवध क्षेत्र में मुगल प्रभाव को कम करने के लिए मुगलों द्वारा नियुक्त अधिकारियों यानी जागीरदारों की संख्या में कटौती कर दी। उसने जागीरों के आकार में भी कटौती की और रिक्त स्थानों पर अपने निष्ठावान सेवकों को नियुक्त किया। नवाब के दरबार के अधिकारी धोखाधड़ी की संभावना समाप्त करने के लिए जागीरदारों के खातों और लेखों पर बारीकी से नजर रखते थे। उन्होंने सभी जिलों के राजस्व को भी फिर से निर्धारित किया। उसने अनेक राजपूत जमींदारियों और रुहेलखंड के अफगानों की उपजाऊ कृषि भूमि पर भी कब्जा कर लिया। राज्य ऋण प्राप्त करने के लिए स्थानीय सेठ, साहूकारों और महाजनों पर निर्भर रहता था। राज्य राजस्व वसूलने का अधिकार सबसे ऊंची बोली लगाने वाले इजारेदार को बेच देता था। ये इजारेदार या जागीरदार बदले में राज्य को स्थानीय साहूकार के माध्यम से एक निश्चित रकम का भुगतान करने की गारंटी देते थे। इजारेदारों को कर का मूल्यांकन करने और उसे एकत्र करने में काफी छूट दे दी जाती थी। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप राज्य साहूकारों और महाजनों के नए सामाजिक समूहों पर बहुत अधिक निर्भर हो गया, जो राज्य को काफी प्रभावित करने लगे थे। निजाम की सेना बंगाल। बंगाल के नायब सूबेदार मुर्शिद कुली खां ने धीरे धीरे बंगाल को मुगल नियंत्रण से मुक्त कर लिया। हालांकि वो कभी सूबेदार नहीं बना, लेकिन उसने बंगाल को नियंत्रित करके प्रभावी ढंग से सत्ता अपने हाथ में ले ली। राज्य का राजस्व प्रशासन उसके नियंत्रण में था। बंगाल में मुगल हस्तक्षेप कम करने के लिए उसने सभी मुगल जागीरदारों को उड़ीसा में स्थानांतरित कर दिया। उसने बंगाल के राजस्व के पुनर्निर्धारण का आदेश दिया और जमींदारों से नकद में राजस्व का संग्रह करने का आदेश दिया। इससे बहुत से जमींदारों को महाजनों तथा साहूकारों से उधार लेना पड़ा। जो लोग धन जुटाने में असमर्थ थे, उन्हें मजबूरन अपनी जमीनें बड़े जमींदारों को बेचनी पड़ीं। हैदराबाद और अवध की तरह अलीवर्दी खान के शासनकाल में राज्य और साहूकारों के बीच बंगाल में घनिष्ठ संबंध था।
टूटकर अलग होने वाले इन तीनों राज्यों की तीन सामान्य उल्लेखनीय विशेषताएं थीं। बड़े राज्य स्थापित करने वाले ये पुराने मुगल अभिजात प्रशासनिक व्यवस्थाओं के प्रति संदेहास्पद थे। विशेषता, वे जागीरदारी व्यवस्था को अत्यंत संदेह की दृष्टि से देखते थे। उन्होंने कर संग्रह की अपनी पद्धति तैयार की, जो मुगल शासकों से भिन्न थी। सभी तीनों राज्यों ने अधिकारियों पर निर्भर न रहकर राजस्व वसूली के लिए इजारेदारों के साथ ठेके कर लिए। इस प्रथा को इजारेदारी कहा जाता था। मुगलों ने इसे अस्वीकार कर दिया था। अंत में सभी तीन राज्यों ने व्यापारियों और साहूकारों से घनिष्ठ संबंध स्थापित किए। साहूकार इजारेदारों को पैसा उधार देते थे और बदले में जमीन प्रतिभूति जमानत या बंधक के रूप में रख लेते थे। इन जमीनों पर राजस्व एकत्र करने के लिए वे अपने स्वयं के कारिंदे नियुक्त करते थे। राजपूतों की वतन जगीर। बहुत से राजपूत राजा, विशेष रूप से अंबर और जोधपुर के राजा, असाधारण निष्ठा के साथ मुगलों की सेवा में थे। इससे उन्हें मुगल शासकों से अपने वतन जागीरों में काफी स्वायत्तता मिली थी। 18वीं शताब्दी में इन शासकों ने आसपास के क्षेत्रों का नियंत्रण हथियाने का प्रयास किया। जोधपुर के शासक राजा अजीत सिंह ने अन्य राजपूत परिवारों के लिए गुजरात और मालवा के समृद्ध प्रांतों के सूबेदारी पाने के लिए अपने संघर्ष का इस्तेमाल किया। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के सवाई राजा जयसिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। बादशाह जहांदार शाह ने 1713 में इन राजाओं के इन पदों का नवीकरण कर दिया। नागौर पर जोधपुर ने कब्जा कर लिया, जबकि अंबर ने बूंदी के काफी बड़े हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया। सवाई राजा जयसिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की और 1722 में आगरा का सूबेदार बन बैठा। वो एक बड़ी सेना, तोपखाना और भारी धन संपत्ति का स्वामी था। 1740 के दशक से मराठों के लगातार हमलों ने इन रियासतों पर बहुत दबाव डाला और उनका विस्तार रोक दिया। आजादी हासिल करना। सिख। 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनैतिक समुदाय में बदल गए। इससे पंजाब में क्षेत्रीय राज्य के निर्माण को बढ़ावा मिला। 1699 में खालसा के गठन से पूर्व और बाद में गुरु गोबिंद सिंह ने राजपूत और मुगल शासकों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष किया। 1708 में उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायी बंदा बहादुर ने मुगल सत्ता के खिलाफ खालसा विद्रोह को आगे बढ़ाया। उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। उनका प्रशासन सतलज और यमुना नदियों के बीच फैला था। 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और उसे 1716 में मार दिया गया। 18वीं शताब्दी में सिख नेताओं ने अपने आप को कई जत्थों और बाद में मिसलों में संगठित किया। सामूहिक निर्णय लेने या गुरमत्ता गुरु के प्रस्ताव के लिए ये विशाल सेना यानी दल खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलती थी। राखी नामक एक व्यवस्था स्थापित की गई, जिसके अंतर्गत किसानों पर
उनकी उपज का 20% कर लगाकर उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। गुरु गोविंद सिंह का मानना था कि शासन करना उनका भाग्य है, राज करेगा खालसा। इसने सिखों को बहादुरी से मुगल सूबेदारों से लड़ने की शक्ति दी। उन्होंने अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ भी युद्ध किया, जिसने मुगलों से पंजाब सूबा छीन लिया था और सरहिंद की सरकार पर कब्जा कर लिया था। खालसा ने 1765 में अपने सिक्के जारी करके अपना स्वतंत्र शासन घोषित कर दिया। 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिख इलाके सिंधु से यमुना तक फैल गए थे, लेकिन वे एकजुट नहीं थे। सक्षम नेता और प्रशासक महाराजा रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूहों में फिर से एकता कायम करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। मराठा एक शक्तिशाली मराठा राज्य मुगल शासन के खिलाफ एक अजय बल के रूप में उभरा। शिवाजी 1627 से 1680 ने देशमुखों के शक्तिशाली योद्धा परिवारों की सहायता से एक शक्तिशाली और स्थायी राज्य की स्थापना की। शिवाजी ने कृषक पशुचारकों कुंबियों को मराठों की सेना में शामिल किया और मुगलों से टक्कर ली। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य की सत्ता चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के हाथ में रही, जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा यानी प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। पुणे मराठा राज्य की राजधानी बन गया। पेशवाओं के अधीन मराठे एक सफल सैन्य संगठन के रूप में उत्कर्ष पर पहुंच गए। 1720 और 1761 के बीच मराठा साम्राज्य का काफी विस्तार हुआ। 1720 के दशक तक मराठों ने मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिया। 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई। उसे इस समस्त क्षेत्र पर चौथ यानी जमींदार द्वारा वसूले जाने वाले कुल भूमि राजस्व का 1/4 भाग और सरदेशमुखी मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को भुगतान किए जाने वाले भूमि राजस्व का 1/10वां भाग वसूलने का अधिकार भी मिल गया। मराठा 2 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठों ने उत्तर में राजस्थान और पंजाब, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक और तमिल एवं तेलुगु प्रदेशों तक अपने प्रभुत्व का विस्तार किया। मराठों ने इन शासकों से मराठा संप्रभुता की स्वीकृति के संकेत के रूप में भेंट की रकम ली। इससे अन्य शासकों के बीच मराठों के प्रति शत्रुता पैदा हुई। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई के दौरान मराठों द्वारा पर्याप्त सहायता न जुटा पाने का ये मुख्य कारण था। मराठों की एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक प्रणाली थी। स्थानीय स्थितियों को ध्यान में रखते हुए राजस्व की मांग की जाती थी, कृषि को प्रोत्साहित किया गया और व्यापार को पुनर्जीवित किया गया। यही कारण है कि ग्वालियर के सिंधिया, बड़ौदा के गायकवाड़ और नागपुर के भोसले जैसे मराठा सरदार शक्तिशाली सेनाएं खड़ी कर सके। उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में और इंदौर होलकर के आश्रय में फलता फूलता रहा। इन शहरों ने महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में कार्य किया। मराठों द्वारा नियंत्रित इलाकों में व्यापार के नए मार्ग खुले। चंदेरी के क्षेत्र में
उत्पादित रेशमी वस्त्रों को मराठों की राजधानी पुणे में संरक्षण मिला। बुरहानपुर, जो आगरा और सूरत के बीच व्यापार केंद्र था, उसने अपने वाणिज्यिक भीतरी क्षेत्र को बढ़ाकर दक्षिण में पुणे और नागपुर को तथा पूर्व में लखनऊ तथा इलाहाबाद को शामिल कर लिया था। आजादी हासिल करना। जाट। जाटों ने 17वीं और 18वीं शताब्दी में राजनीतिक महत्व हासिल किया। चूड़ामन के नेतृत्व में जाटों ने दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण जमा लिया। 1680 के दशक तक आते आते दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों के बीच जाटों ने प्रभुत्व जमा लिया। जाट समृद्ध कृषक थे। उनके प्रभुत्व क्षेत्र के अधीन पानीपत तथा बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए। सूरजमल ने भरतपुर को शक्तिशाली राज्य का आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका सबूत इस तथ्य में निहित है कि 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोला, तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली। उसका पुत्र जवाहिर शाह अपने 30,000 सैनिकों, 20,000 मराठों, 15,000 सिखों के बलबूते पर मुगलों से लड़ा। जहां भरतपुर का किला काफी हद तक पारंपरिक शैली में बनाया गया है, वहीं दीग में जाटों ने अंबेर और आगरा की शैलियों का अनुकरण करते हुए एक विशाल बाग महल बनवाया। इसकी अधिकांश इमारतें शाहजहां के युग की स्थापत्य शैलियों से प्रेरित हैं। फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति 1789 से 1794। 18वीं शताब्दी में जनसाधारण को अपनी सरकारों के कार्यों में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं था। 18वीं शताब्दी के आखिरी दशकों तक यही स्थिति पश्चिमी दुनिया में भी बनी हुई थी। अमरीकी क्रांति 1776 से 1781 और फ्रांसीसी क्रांतियों ने इस स्थिति को चुनौती दी और इसमें बदलाव किया। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान मध्य वर्गों, किसानों और शिल्पकारों ने पादरी गण और अभिजातों को प्रदान किए गए विशेषाधिकारों पर सवाल उठाया और इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनका मानना था कि समाज में किसी भी समूह के जन्मसिद्ध विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए, बल्कि लोगों की योग्यता के आधार पर होने चाहिए। फ्रांसीसी क्रांति के दार्शनिकों ने किसी भी भेदभाव के बिना सभी के लिए समान कानूनों और समान अवसरों पर बल दिया। उन्होंने मांग की कि लोगों को सरकार के कार्यों में भाग लेने का अधिकार मिलना चाहिए और सरकार की सत्ता का स्रोत लोग होने चाहिए। अंततः इन क्रांतियों ने लोगों को प्रजा से नागरिकों में बदल डाला। नागरिकता, राष्ट्रीय राज्य एवं लोकतांत्रिक अधिकारों के विचारों ने भारत में 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों से जड़ पकड़ी। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। परवर्ती मुगल बादशाह अपने शक्तिशाली मनसबदारों पर से अपना नियंत्रण खोने लगे। सूबेदारों के रूप में नियुक्त अभिजातों ने राजस्व या दीवानी तथा सैन्य प्रशासन अर्थात फौजदारी को अपने नियंत्रित करते थे। औरंगजेब के पश्चात आने वाले मुगल बादशाह अपनी राजनीतिक तथा आर्थिक सत्ता को संगठित करने में अक्षम रहे। ये प्रांतीय सूबेदारों, स्थानीय सरदारों
तथा अन्य समूहों के हाथ में चली गई। ये समूह अब संबंधित क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित कर पाने में सक्षम थे। किसानों तथा जमींदारों द्वारा उत्तरी तथा पश्चिमी भारत के कई हिस्सों में किए गए विद्रोहों ने समस्याओं को और भी गंभीर बना दिया था। फसल अच्छी होने के बावजूद इन बगावतों के कारण सूबेदार तथा उनके गुमाश्ते कोई राजस्व नहीं वसूल सके। ईरान के शासक नादिर शाह द्वारा 1739 में दिल्ली शहर में बड़ी लूटपाट मचाई गई। इससे आर्थिक तथा राजनीतिक संकट और गहरा हो गया। इसके बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने 1748 से 1761 के बीच उत्तर भारत पर 5 बार आक्रमण कर उसे लूटा। दो मुगल बादशाहों फर्रुखसियर 1713 से 1719 तथा आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 की हत्या कर दी गई तथा अहमद शाह 1748 से 1754 तथा शाह आलम द्वितीय 1759 से 1816 को उनके अभिजातों ने अंधा कर दिया। 18वीं शताब्दी में मुगल बादशाहों की सत्ता दुर्बल होने के साथ साथ मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र और क्षेत्रीय राज्यों में बंट गया। अवध, बंगाल तथा हैदराबाद जैसे अत्यंत शक्तिशाली तथा बहुत हद तक स्वतंत्र पुराने मुगल प्रांत, हालांकि अब तक मुगल बादशाहों के वफादार रहे थे, किंतु वो धीरे धीरे साम्राज्य से आजाद हो गए। बड़े राज्यों की स्थापना करने वाले ये भूतपूर्व मुगल